13 जनरेशन के लैपटॉप अभी ढंग से लॉन्च, अरे इधर रखना था। इंटेल 13 जनरेशन के AMD 7000 सीरीज के लैपटॉप ढंग से लॉन्च हो नहीं रहे हैं और एसोस चिप का बेटा इंटेल 11th जनरेशन लैपटॉप के साथ 11th जनरेशन के साथ इन्होंने RTX 2050 दे दिया। इनका बजट वाली टफ सीरीज से इतना प्यार है कि इसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। कह रहे भाई साहब आगे पीछे करके हम कुछ भी बेच देंगे। तो ये वाला लैपटॉप मुझे कमेंट सेक्शन से पता लगा कि भाई 2050 में कोई टफ आ गया। मैंने कहा नई जनरेशन के जब तक आएंगे तब तक थोड़ी सी टफ की बातचीत कर ली जाए। और 2050 का लास्ट टाइम हमने Acer Aspire 5 रिव्यू करा था जिसके अंदर 40 वॉट का 2050 था और बहुत ही एवरेज परफॉर्म करा था, 1650 के आसपास जैसे परफॉर्म करा था। इसके अंदर 70 वॉट वाला 2050 है एंड परफॉर्मेंस इंप्रेसिव है। सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये 68,000 का लिस्ट हुआ Amazon पे 11400H प्रोसेसर के साथ 2050 है इसके अंदर और 16 GB रैम है। ऑब्वियस ही बात है, बहुत समझदार हो। 4800H 3050 वाला 68,000 का बिक रहा था अभी नॉर्मली सेल में, तो ये क्यों लेगा कोई इंसान? तो क्यों लेगा, क्यों नहीं लेगा, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। टफ खोल के यहां पे हमारे को बहुत दिन बाद टफ का लोगो देखने को मिल रहा है हमारे चैनल पे। टफ गेमिंग F15 है और यहां से निकल जाता है हमारा सबसे पहले लैपटॉप सफेद चादर में भाई साहब। और यूजुअली यहां पे ना इनके स्टिकर्स वगैरह आते हैं, इस वाले मॉडल में नहीं निकले। थोड़ी बहुत पुस्तक की बातचीत, एक पावर कॉर्ड, एक 150 वॉट का पावर अडेप्टर और यहां से आ जाता भाई हमारा लैपटॉप। और लैपटॉप की लुक्स देख के नॉस्टैल्जिया होते हुए, और ज्यादा कुछ लुक्स में कुछ डिफरेंट नहीं है, वही वाली टफ वाली लुक है जो हमारे चैनल पे काफी हम रिव्यू कर चुके हैं। और बिल्ड के मामले में भाई टफ से कोई शिकायत नहीं होती, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। टॉप लेट फ्लेक्स हमारे को इतना मिल जाता है। यहाँ पे टफ की ब्रांडिंग हो रखी है। यहाँ पे मिल जाता है हमारे को टफ गेमिंग और यहाँ पे हमारे को कुछ टेक्सचर सा मिल जाएगा, कटवट से बन रखे हैं। यहाँ साइड में सिल्वर सा पेंट मार रखा है इन्होंने और अंदर से भी हमारे को वही सेम लुक मिल जाती है जो 2021 और 2022 में मिल रही है। यहाँ पे कुछ पैटर्न वैटर्न से मिल जाते हैं। ऊपर यहाँ पे वेंट दे रखा है हमारे को और पीछे से कुछ ऐसा लैपटॉप मिल जाता है हमारे को, पूरा हनीकॉम्ब टाइप का डिजाइन बन रखा है। टफ के अंदर गेमिंग की पूरी लुक्स घुसाई जाती है। यहाँ पे इनटेक के वेंट्स आप देख सकते हो कुछ इतने हैं। यहाँ पे राइट साइड में हमारे को एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाता है और लेफ्ट साइड में कोई एग्जॉस्ट वेंट नहीं है, लेफ्ट साइड में सारे पोर्ट्स हैं। और पीछे की तरफ हमारे को 2 एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं। और जैसे कि 11400H है, RTX 2050 है, ज्यादा वॉटेज वाला नहीं है, पावर ब्रिक भी 150 वॉट की है, तो थर्मल्स भी इसके डिसेंट परफॉर्म करेंगे, वो आपको गेम टेस्ट में दिखाएंगे। और इस लैपटॉप का जो वेट है वो 2.1 kg है, तो यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से ज्यादा भारी नहीं है और ज्यादा हल्का भी नहीं कह सकते, 2 किलो के आसपास है। बढ़िया चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी वीडियो का ये वाला हिस्सा देहरादून/उत्तराखंड वाले लोगों के लिए, आप अगर यहाँ से नहीं देख रहे हो तो आप वीडियो में आगे जा सकते हो, टाइम स्टैम्प दिए हैं हमने। अगर आप लैपटॉप बाय करने की सोच रहे हो तो आप विजिट कर सकते हो लैपटॉप स्टोर देहरादून। ये आपको कैपरी ट्रेड सेंटर मिल जाएगा जो क्लॉक टावर के पास है। और यहाँ पे लैपटॉप्स की सारी वैरायटी अवेलेबल है, लाइक गेमिंग, बिजनेस, थिन एंड लाइट या फिर इवन कन्वर्टेबल। आप अपने हिसाब से लैपटॉप यहाँ से बाय कर सकते हो। और यहाँ पे सारे पेमेंट मोड्स अवेलेबल है, कैश, क्रेडिट, EMI, डेबिट, किडनी, सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जब भी विजिट करो व्हाट्सएप या कॉल करके जाना, गलत वाला शॉप पे मत चले जाना, बिल्कुल ऑथेंटिक लैपटॉप स्टोर पे जाना। ये लैपटॉप आता है इंटेल Core i5 11400H प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। RTX 2050 मिलता है जो हमारा 4 GB का ग्राफिक कार्ड है और 70 वॉट TGP के साथ ही आता है। 16 GB DDR4 रैम आपको इसके अंदर मिल जाएगी 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली डुअल चैनल में। और यहाँ पे 512 GB की Gen 3 SSD मिलती है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपने सामने देख सकते हो। Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 प्लस इसके अंदर MS Office होम एंड स्टूडेंट भी आपको मिलता है लाइफ टाइम के लिए। और यहाँ पे अपग्रेड ऑप्शन के मामले में 2 SSD स्लॉट मिलते हैं, मैक्सिमम 2 TB तक आप कर सकते हो। Gen 3 वाली SSD सपोर्ट करेगा। और रैम के मामले में मैक्सिमम 32 GB तक आप इसके अंदर कर सकते हो। 2 स्लॉट है, 16 की 2 स्टिक, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और भाई जो Amazon पे लिस्टेड है उसमें MS Office मेंशन नहीं है, बट हमारे पास जो वेरिएंट है इसके डब्बे पे MS Office का स्टिकर लगा हुआ है। ये ऑफलाइन वाला वेरिएंट है। अब ऑनलाइन वाले में भी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मेरे को नहीं पता। और जब यहाँ पे स्पेक्स की बात होगी तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबरी बातचीत, Cinebench R23 के स्कोर्स आप देख सकते हो, वही 10,000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर मिलता है और सिंगल कोर 1459। और ये हमारे Geekbench 6 के स्कोर्स हैं। उसके बाद हमने ब्लेंडर बेंचमार्क भी किया था RTX 2050 का, 997 के आसपास स्कोर आया था, जो कि ठीक ही है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। और ये हमारा क्रॉस मार्क के स्कोर्स हैं। देन 3D मार्क टाइम्स 5 4260 टोटल, जिसके अंदर 6.99 CPU का सही है लेकिन GPU का ओके है 4016। और ये हमारा PC मार्क 10 का स्कोर है 5685, जो कि हम अच्छा मानते हैं। अब जिनको ये नंबर वगैरह समझ नहीं है उनको मैं समझाता हूं। वैसे मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें लैपटॉप के बारे में ना बहुत सारी नॉलेज दे रखी है कि बेंचमार्क क्या होते हैं, बाकी सारी चीजें जो भी मेरी वीडियो में बताता हूं। स्टिल थोड़ा सुन लो। Cinebench R23 और Geekbench 6 जो है हमारे CPU के स्कोर हैं, जितना ज्यादा नंबर उतना बेटर, और ये कंपैरिजन में काम आते हैं दूसरे लैपटॉप के रिव्यूज जब आप देखोगे अलग अलग बजट में। उसके अलावा जो हमारा ब्लेंडर बेंचमार्क है ये हमारे GPU की पावर को डिनोट करता है। एंड उसके बाद जो PC मार्क 10 और क्रॉस मार्क है वो डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग, ऑफिस वाले काम वो कैसे करवाएगा उसको डिनोट करता है। यही चीज है, अलग अलग लैपटॉप कंपेयर करो, अपने हिसाब से अपनी बाइंग चॉइस बनाओ। अब बात करते हैं इस लैपटॉप की। इसके अंदर हमने 4K वीडियो एडिटिंग करके देखी, इसने हमारी आराम से करवा दी, हमारे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। उसके अलावा अगर आपको गेमिंग में सिंगल PC स्ट्रीमिंग करनी होगी तो वो भी ये लैपटॉप करवा देगा। ज्यादा अच्छे लेवल की नहीं कह सकते, बट हाँ डिसेंट करवा सकता है। वैलोरेंट वगैरह आपको खेलना हो तो आपका विंडो मोड वगैरह में चलवा देगा। और अगर स्टूडेंट हो, कोडिंग करनी है, आपको ऐप डेवलपमेंट वगैरह करनी है, आराम
आराम से करवा सकता है। डे टू डे टास्क करने हो, बहुत सारे टैब वैब खोलने हैं, ऑफिस का काम करना है, वो सब भी आराम से करवा देगा। और बाकी 3D मॉडलिंग आर्किटेक्चर वाले लोग अगर सोच रहे हैं इस लैपटॉप को लेने के लिए, तो उसका जीपीयू इतना पावरफुल नहीं है, बेसिक लेवल के काम करवा देगा। ज्यादा एडवांस लेवल के करने हैं तो मैं हमेशा बोलता हूं 3060 मिनिमम लो। आज की डेट में 4000 सीरीज का जीपीयू लोगे तो 4050 मिनिमम, 6 GB का जीपीयू मिनिमम चाहिए होता है। एंड इवन प्रोसेसर इसके अंदर 6 कोर वाला, या आप कम से कम 8 कोर का प्रोसेसर लो, जैसे Ryzen 7 या i7, i5 Ryzen 5 आप इग्नोर कर सकते हो। और जब परफॉर्मेंस वाली बातचीत चल रही है तो गेम टेस्ट पे नजर मारो, 2050 70 वॉट कैसा परफॉर्म करता है 16 GB रैम के साथ, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे इस बार शुरू किया सबसे हैवी वाले गेम से पहले, यहाँ पे RDR2 टेस्ट कर रहे हैं और ग्राफिक्स प्रीसेट को रखा हमने बैलेंस पे, और DLSS हमने रखा यहाँ पे क्वालिटी पे। और भाई मुझे उम्मीद नहीं थी मीडियम सेटिंग्स पे DLSS क्वालिटी पे 60 to 70 फ्रेम रेट के आसपास दे देगा। और बाकी थर्मल्स वगैरह भी आप देख सकते हो, 45 वॉट के आसपास पावर ड्रॉ कर रहा है इसका सीपीयू। उसके बावजूद हमारे 80 डिग्रीज के आसपास सीपीयू टेंपरेचर है और रूम टेंपरेचर भी 26 डिग्रीज के आसपास है। तो यहाँ पे थर्मल्स के मामले में कोई शिकायत नहीं है। और 16 GB रैम है, उसका ध्यान रखना। 8 GB रैम अगर आप लोगे ना, RTX 20 सीरीज का अगर जीपीयू है और 6 कोर का प्रोसेसर है, तो ऐसी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल 2050 के हिसाब से भाई परफॉर्मेंस अच्छी है। 1650 Ti का बड़ा भाई है ना, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी एकदम बड़े भाई वाली निकाल के दे रहा है। उसके बाद स्पाइडरमैन मुरली भैया हमारे DLSS को हमने रखा है क्वालिटी पे, रेजोल्यूशन ऑब्वियसली 1080p पे ही है, और ग्राफिक्स प्रीसेट को हमने रखा मीडियम पे। रे ट्रेसिंग वगैरह ऑन नहीं करी मैंने अभी यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारे को भाई 50-60 FPS के आसपास मिल गया, जो कि ठीक है भाई मीडियम सेटिंग्स पे। काफी हैवी गेम है और ये ग्राफिक कार्ड झेल पा रहा है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो 50 वॉट तक ये पावर ड्रॉ कर पा रहा है, उससे ऊपर नहीं गया अभी तक ये, जबकि 70 वॉट TGP जाएगी इसकी टर्बो बूस्ट मिला के। एंड ओवरऑल देखा जाए तो गेमिंग की परफॉर्मेंस यहाँ पे कोई मेरे को दिक्कत लगी नहीं। जिस प्राइस पॉइंट पे लैपटॉप आता है, अगर आपको अंडर 65,000 मिल जाए तो। उसके बाद माइल्स मोरालेस को हमने फिर से टेस्ट किया, उसके बाद हमने फिर से सेम सेटिंग्स रखी, DLSS क्वालिटी रखा, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को ऑन कर दिया था। रे ट्रेसिंग शैडोज को मीडियम पे रखा था, लेकिन रेजोल्यूशन और ज्योमेट्री लेवल हाई पे था। और यहाँ पे भाई रे ट्रेसिंग ऑन होने के बावजूद भी 40 FPS के आसपास निकाल के देगा भाई मीडियम सेटिंग्स पे। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि 2050 कुछ ऐसी परफॉर्मेंस भी दे जाएगा। तो यहाँ पे एस्पायर जब हमने रिव्यू करा था तब बोला था कि भाई ये रे ट्रेसिंग जीपीयू नहीं झेल सकते, बट हाँ किसी हद तक तो झेल सकते हैं अगर मीडियम लेवल की करोगे तो। उसके बाद यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट, वही 1080p सेटिंग्स है और ग्राफिक्स क्वालिटी को रखा है हाई पे, और बाकी सेटिंग्स आप अपने सामने देख ही सकते हो। एंड भाई यहाँ पे 11400H CPU है, CPU इंटेंसिव गेम है, हमारे को आराम से 200 FPS के आसपास मिल रहे थे, लाइक 150 190 200 के आसपास, जो कि प्लेबल होता है। 144 हर्ट्ज का तो पैनल है ही लैपटॉप का। बाकी अगर एक्सटर्नल डिस्प्ले लगानी हो, ज्यादा FPS वाला गेम प्ले करना हो, तो सेटिंग्स मीडियम या लो पे कर लो, और 300 हर्ट्ज कॉम्पिटिटिव लेवल तो इस लैपटॉप से आप निकाल सकते हो। देन वी टेस्टेड कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0, और यहाँ पे जो ग्राफिक्स का प्रीसेट था वो हमने रखा था रिकमेंडेड पे, जो अपने आप उठा लेता है, और DLSS को रखा है यहाँ पे हमने क्वालिटी पे। और बाकी सेटिंग्स आप देख सकते हो, लो मीडियम के हिसाब से आ रखी है यहाँ पे, तो 2050 इतनी झेल सकता है। और लो मीडियम के हिसाब से हमारे को 70 to 80 FPS यहाँ पे मिल रहा है, जो कि अच्छे खासे प्लेबल है DLSS क्वालिटी पे। अगर DLSS को बैलेंस पे करोगे तो इससे और बेटर FPS मिल जाएगा, 100 के आसपास आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वॉरज़ोन के मामले में भी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा, लाइक 80-90 FPS के आसपास टच करवा ही रहा था। देन वी टेस्टेड फार क्राई 6, और यहाँ पे हमने क्वालिटी प्रीसेट को रखा था हाई पे, और नीचे आप देख भी सकते हो 3.86 GB तक VRAM दिखा रहा है कि कंज्यूम करेगा ही करेगा। और यहाँ पे FSR को रखा था हमने क्वालिटी पे। और भाई इस लैपटॉप से मुझे इतनी उम्मीद थी नहीं कि ऐसी परफॉर्मेंस दे देगा, हाई सेटिंग्स पे भी 80-90 FPS के आसपास निकाल के दे रहा है। लेकिन हाँ FSR भी क्वालिटी पे, उस चीज का ध्यान रखना, थोड़े से लो रेजोल्यूशन को अपस्केल करके। किसी को FSR या एनवीडिया का DLSS नहीं पता तो एक बार ऑनलाइन सर्च कर लेना। एंड यहाँ पे भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया है, एंड थर्मल्स भी अच्छे हैं इस लैपटॉप के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा प्यारा दुलारा GTA 5, जब तक 6 नहीं आता इसको जितना हो सकता है उतना रगड़ेंगे हम। 1080p पे टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे सेटिंग्स है हमारी वेरी हाई का मिक्सचर, जो यूजुअली हम रखते हैं अपने गेम्स में। और भाई इसके अंदर भी 100 FPS के आसपास निकाल के देगा यार। मतलब अगर आप 1650 से कंपेयर करोगे तो उससे तो भाई अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। ऑब्वियसली सस्ता नहीं है, बट 1650 का बड़ा भाई है ना। और यहाँ पे मेन रोल है भाई रैम का, देख सकते हो आप 10 GB के आसपास रैम कंज्यूम हो रही है। 16 GB रैम है तो ऐसी परफॉर्मेंस है, 8 GB रैम में नहीं मिलेगी आज की डेट में, कोई भी लैपटॉप ले लो आप। उसके बाद हमने सोचा इस मासूम से बच्चे की जान निकाल दी जाए, इसके अंदर हमने चला दिया साइबरपंक। और यहाँ पे हमने सेटिंग्स रखी मीडियम पे, और DLSS को रखा ऑफ स्टार्टिंग में, और यहाँ पे जो रे ट्रेसिंग है वो भी हमने ऑफ रखी। और इस बार बेंचमार्क चला के देखे थे, यहाँ पे भाई 30-40 FPS के आसपास निकाल के देगा, जो कि काफी सही है। और यहाँ पे टेम्परेचर्स वगैरह भी आप देख सकते हो। और जीपीयू हमारा मैक्सिमम 50-55 वॉट तक ही गया, अभी तक टर्बो बूस्ट तक गया नहीं। हो सकता है आगे हमारे को कोई ग्राफिक्स कार्ड की अपडेट वगैरह मिले, उसके बाद जाके और अच्छी परफॉर्मेंस दे। एंड यहाँ पे 10 GB के आसपास रैम कंज्यूम हो रही है, जो कि सही है। ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के देगा। DLSS ऑफ पे, सेटिंग्स मीडियम है, वो ध्यान रखना। उसके बाद हमने सेटिंग्स रखी सेम, लेकिन DLSS को क्वालिटी पे रख दिया था। रे ट्रेसिंग हमारा अभी भी ऑफ था, और यहाँ पे हमारे को 10 से 15 FPS का बूस्ट मिलते हुए 50-55 FPS दे गया, जो कि काफी सही है। और यहाँ पे 60 वॉट तक एक बार पावर ड्रॉ कर गया था इसका जीपीयू। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में कहूंगा भाई जीपीयू सही है, मतलब काफी डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके बाद हमने सेटिंग्स कर दी रे ट्रेसिंग मीडियम, और यहाँ पे DLSS को रखा क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे इसने जान निकाल दी अपनी, सीधा कहते हैं भैया मेरे से नहीं चल पाएगा, अंडर 20 FPS आ गया। तो रे ट्रेसिंग नहीं आप चला सकते स्पेसिफिकली साइबरपंक के मामले में, अगर आपके पास 2050 है तो। और भाई ये लैपटॉप छेदों के मामले में बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग करता, आई मीन पोर्ट्स। यहाँ पे राइट साइड में हमारे को USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाता है, और बाकी सारे पोर्ट इसके लेफ्ट साइड में,
यहाँ पे सबसे पहले एक पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा, RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है और दो USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिलते हैं और एक जो टाइप C पोर्ट है ये हमारा थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है भाई इसके अंदर, और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। एंड भाई ये लैपटॉप 68,000 का है, यहाँ पे थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है जिसकी वजह से लगता है इसकी प्राइसिंग थोड़ी ऊपर की साइड रखी गई है। और थंडरबोल्ट का जिसको नहीं पता, ये ज्यादा बैंडविड्थ वाला पोर्ट होता है, ये डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करता है, पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है और यहाँ पे फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को भी सपोर्ट करता है। तो फायदे हैं अगर आपको लगता है तो है भाई। देखो वैसे तो यूजुअली थंडरबोल्ट 4 पोर्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट ये वाला लैपटॉप चार्जिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा था। हमने 45 वॉट 65 वॉट 180 वॉट तक का चार्जर लगा देखा, टाइप सी से कोई चार्जिंग नहीं चली, बट हाँ डिस्प्ले आउटपुट ये ले लेता है। और इस लैपटॉप में भी हमारे को सिंगल जोन RGB वाला कीबोर्ड मिलता है जिसके अंदर 3-4 लाइटिंग है जो चेंज हो जाती है और इसकी लाइट्स आप आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर में जाके कस्टमाइज कर सकते हो, थोड़े बहुत इफेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे। और कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस वैसा ही है जैसा शुरू से टफ के कीबोर्ड का है ना, काफी ठीक ठाक लगता है इसका कीबोर्ड दिखने में भी और टाइपिंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया है। और कीबोर्ड में ऊपर हमारे को डेडिकेटेड कीज मिल जाती है, वॉल्यूम अप डाउन की, म्यूट की और आर्मरी क्रिएट की। और यहाँ पे जो ट्रैक पैड है उसका साइज भी काफी अच्छा खासा बड़ा हमारे को मिल जाता है, फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है और जेस्चर वगैरह भी ये सपोर्ट करता है। और भाई फिर आती है डिस्प्ले, जो टफ सीरीज में वही बेसिक डिस्प्ले मिलती है, 1080p वाली डिस्प्ले मिल जाएगी, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, IPS पैनल मिलता है इसके अंदर और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ही आती है। एंड बेसिक डिस्प्ले है, 45% NTSC, 62% sRGB के आसपास और 250 निट्स की ब्राइटनेस। और जिसको ये सब नंबर समझ नहीं है तो बताओ, थोड़ा सा फुल HD पैनल है तो बेसिक काम करने के ठीक है, मूवीज वगैरह आप देख सकते हो, OTT वगैरह देखना हो। एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस है जो कि कम मानी जाती है भाई लैपटॉप्स में, और गेमिंग लैपटॉप में ज्यादातर आपको 250 निट्स ही मिलेगी क्योंकि परफॉर्मेंस के अंदर ज्यादा पैसे घुसाते हैं ना कंपनी, तो डिस्प्ले में फिर आपको एकदम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और ये जो 45% NTSC है बेसिक टास्क के लिए ठीक है, मूवीज वगैरह देखनी हो, कलर्स वगैरह ठीक ठाक दिखा देती है। एंड आपको गेमिंग करनी हो उसके अंदर तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, लेकिन वही बात है कलर्स वगैरह इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, तो कलर एक्यूरेट टास्क अगर आप करना चाहते हो इस लैपटॉप पे तो वो नहीं कर पाओगे, आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लेना पड़ेगा। और डिस्प्ले की बात चल रही है, डिस्प्ले आउटपुट इसका iGPU से है जो इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट है, और ये लैपटॉप मक स्विच के साथ नहीं आता क्योंकि 11th जनरेशन CPU है। अगर हम HDMI से एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाते हैं तो उससे आउटपुट इसका iGPU से है। और यहाँ पे जो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है इससे भी हमारे को RTX 2050 से आउटपुट मिलता है। और ये कुछ ऐसा वेबकैम टेस्ट है, यहाँ पे 720p वाला वेबकैम मिलता है, कुछ ऐसी ही क्वालिटी मिलेगी, मतलब डिसेंट है क्वालिटी, ज्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते, ज्यादा बेकार भी नहीं कह सकते। और माइक की क्वालिटी कैसी है वो आप मेरे को फटाफट। स्पीकर इसके ओके है, 2 वॉट के 2 स्पीकर हैं डाउन फायरिंग वाले और इतने खास लाउड नहीं है, बहुत ही एवरेज से साउंड आपको मिलेगी इसके अंदर। और ऐसा कोई ट्रेबल और बेस का भी इतना खास रोल नहीं है, ठीक ही है स्पीकर बस। और ये लैपटॉप आता है एक और डिसअपॉइंटमेंट के साथ, 48 वॉट आवर की बैटरी हमारे को इसके अंदर मिलती है और 50 वॉट आवर से नीचे गेमिंग लैपटॉप के अंदर मतलब एकदम खत्म ही बैटरी होती है। यहाँ पे हमारे को 1.5 से 2 घंटे का बैकअप मिलता है बेसिक यूसेज में, मल्टीटास्किंग में, थोड़ा यूट्यूब वगैरह चला लिया, बैटरी बैकअप में वो स्वाद नहीं मिलेगा आपको। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और तुम्हारे सवालों की जो हमने इंस्टाग्राम पे पूछे थे, जिसमें सबसे बड़े बड़े सवाल तो बार बार रिपीट हो रहे थे। टफ A15 के कंपैरिजन में कैसा है, जो 4800H के साथ 3050 वाला है, या डेल G15 ले लो वो भी 3050 वाला, चाहे वो i5 12 जनरेशन के साथ हो या 6600H के साथ हो। तो भाई यहाँ पे साफ बता दो 65 से 70,000 के बीच में आपको ये लैपटॉप्स मिल जाते हैं आज की डेट में। और भाई ऑब्वियसली इस वाले टफ से बेटर हैं वो लैपटॉप्स क्योंकि 3050 है, 2050 से 3050 ऑब्वियसली बेटर होगा, नंबरों से पता लग रहा है, और परफॉर्मेंस आपको पता ही होगा, प्लस प्रोसेसर भी आपको बेटर मिलते हैं, प्लस बैटरी भी अच्छी मिलती है, 90 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं आंसर दूंगा, इस लैपटॉप को स्किप करके आप 3050 वाले वेरिएंट्स के लिए ही जाओ जो अंडर 70,000 में मिल रहे हैं। और भाई एस्पायर से भी कंपैरिजन मांग रहे थे जिसके अंदर 1240p प्रोसेसर है और 2050 है, 40 वॉट वाला, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये वाला ज्यादा बेटर है, लेकिन एस्पायर से महंगा भी है, उस चीज का भी ध्यान रखना। एंड इस वाले जो टफ का वेट है वो एस्पायर से 400 ग्राम ऊपर भी है, तो वेट वाली बातचीत भी है। एस्पायर अलग यूजर्स को टारगेट करता है, ये प्योरली गेमिंग वाला लैपटॉप है, लाइक हाई परफॉर्मेंस वाला। और बहुत लोगों ने भी पूछा 1650 और 1650 Ti से बेटर है, देखो परफॉर्मेंस आपने देख ली, ऑब्वियसली बेटर है, प्लस 1650 अब पुराने जमाने का हो चुका है, तो दिस इज द न्यू 1650, मतलब 1650 की जगह आपको 2050 वाले लैपटॉप मिलेंगे आज की डेट में। बट यहाँ पे एक्सपेंसिव साइड तो है 2050 के लैपटॉप, मतलब 2 ही करें अभी तक रिव्यू, शुरू में तो एक्सपेंसिव थे, बाद में कम हो जाते हैं। डेफिनेटली इसका प्राइस भी देखो कम तो होगा क्योंकि ये 67-68,000 का चल रहा है और कंपनी को भी दिखाई देता है कि इस प्राइस पॉइंट पे दूसरे लैपटॉप अच्छे चल रहे हैं, तो ये वाला इस रेट पे कोई क्यों ही खरीदेगा। तो बाद में आराम से अंडर 65,000 आएगा या फिर 60 तक भी आ सकता है, और 60, 62 या 65 के आसपास पे कहूंगा तब ठीक है। अभी के टाइम पे महंगा है, अभी के टाइम पे थोड़ा बजट बढ़ा के और ऑप्शंस के लिए जा सकते हो, इसको स्किप करके। अभी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा लैपटॉप, कैसी लगी परफॉर्मेंस, सब कुछ कमेंट सेक्शन में आप बता दो और लाइक मार देना, पहली बार आता सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।